और देखिए, डेवलपमेंट होती है लोगों के सहयोग से, लोगों के प्यार से। और हमारे जो नेता लोग हैं, अगर वो बेईमानी, चोर बाजारी, धोखेबाजी, 420 छोड़कर अगर समाज के बारे में सोचेंगे, क्योंकि पहले जो लोग होते थे समाज के लिए सोचते थे। नेता लोग तो आप पैदा हुए पहले राजे महाराज होते थे, मंत्री होते थे, वो लोग हमेशा ही समाज के लिए सोचते थे। मंदिरों के पुजारी, मंदिरों में जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, वो भी लोगों के लिए सोचते थे। हमेशा ही लोगों के लिए दुआ मांगते थे कि हमारा जो समाज है भले आगे बढ़े और खुशहाल हो। और देखिए, मेरे साथ अरविंदर बादशाही जी बैठे हैं। ये भी होशियारपुर से जहाँ पर आए 100 साल पहले, काफ़ी समय हो गया इनको जहाँ पर लुधियाना में सेवा देते हुए। तो ये हमें बताएंगे, जब ये पुराने बाजार में रहते थे, कौन से स्कूल में पढ़ते थे, उस समय क्या हालात थे हमारे देश के, और कैसे लोग, गरीबी थी उस समय, पाकिस्तान से लोग आए थे, वो गरीबी थी। और जहाँ से जो मुसलमान चले गए थे, उस समय सारा अदला बदली में बहुत जाने का लॉस हुआ था। हमारा ताना बाना ही हिंदुस्तान का बिगड़ गया था। तो मैं रविंदर जी से बातचीत करूँगा, जब छोटे थे आप, तो उस समय आपने कैसे पढ़ाई की, थोड़ा सा ये हमारे बच्चों को बताएं जो आजकल बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनको भी पता चले कि उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप कैसे स्कूल में जाते थे और कैसे कैसे पढ़ते थे। रविंदर जी धन्यवाद। मेरा जन्म 1954 का है, फिर 1954, और मेरे फादर लेट वैद्य पंडित हरिदत्त जी, हमारा गांव जेजों दुआबा होशियारपुर और ऊना के दरमियान में पंजाब के लास्ट विलेज है। तो वो 1950 में यहाँ लुधियाना शिफ्ट किए थे, और मेरा जन्म 1954 में मोहल्ला नगौरा में, जहाँ शहीद सुखदेव का जो पैतृक घर है उसके 3-4 घर छोड़कर मेरा एक घर था, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। मेरे फादर का वो स्ट्रगल का दौर था। हम 6 भाई बहन हैं, और बाद में मेरे फादर ने पुराना बाज़ार में घर खरीदा, हम सभी लोग वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो जैसा आपने उस वक्त की स्कूलिंग के बारे में पूछा है, वो एक अलग युग था, एक दौर ही अलग था। शहर में पब्लिक स्कूल नाम से कोई चीज़ होती नहीं, किसी ने सुना नहीं था कि कॉन्वेंट स्कूल या कोई ऐसी चीज़, कोई को एजुकेशन स्कूल, ऐसे भी कोई स्कूल होता है। लड़कियों के 2-4 स्कूल, जैन स्कूल होता था, लड़कियों का आर्य स्कूल होता था, लड़कों का था अपना जैन स्कूल और प्रचारक स्कूल, आर्य स्कूल। इसके अलावा एक स्कूल इस्लामिया स्कूल था, वहाँ पे बाद में खालसा कॉलेज स्कूल खुल गया था। ऐसे 2-4 अच्छे स्कूल थे, लेकिन वो एक, जिसे हम आज की भाषा में देसी स्कूल बोलते हैं, वो देसी टाइप स्कूल थे। जो कॉन्वेंट स्कूल था, ये मेरे ख्याल में 1961-62 के आसपास उसकी बिल्डिंग एक्वायर की थी। लुधियाना के डीसी होते थे एल ईसा दास, क्रिश्चियन थे वो, तो उन्होंने, उनका ये इनिशिएटिव था। और जो केवीएम और न्यू स्कूल, ये 2 स्कूल ऐसे थे जो उस वक्त पब्लिक स्कूल बनकर आए थे। और हम लोग जो देसी स्कूल में पढ़ते थे, हमारे लिए इनका स्टैंडर्ड ऐसे लगता था जैसे ये दून स्कूल होते हैं। तो इट वॉज इतना डिफरेंस था पढ़ाई का और हर चीज़ का। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था, पहले तो मैं जैन पासरे में पढ़ता था, वहाँ जैन स्कूल। जैन पासरे कहाँ पर था ये? जैन पासरा पुराना बाजार के अंदर जाओ तो राइट हैंड शाही वहाँ अंदर मुड़कर गली में पासरा। अच्छा, वहाँ स्कूल था ये? वहाँ स्कूल था, 4th क्लास तक वहाँ पढ़ते थे। और जिसे आम बोलते हैं तप्पड़ वाला स्कूल होता था, और तप्पड़ भी कई बार हमारे पास नहीं होता था। कई बार घर से कुछ चीज़ ले जाते थे, बैठने के लिए बोरी या ऐसी कोई चीज़ भी होती थी हमारे पास। तो आज मेरे बच्चे मुझे कई बार पूछते हैं कि मैं कई बार बताता हूँ अपने बचपन की इन चीज़ों को, तो बड़े एम्बैरस फील करते हैं। मैंने अपने बच्चों से कहा कि बेटे, मैं तो बोरी वाले स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं तो टप्पड़ वाले स्कूल में पढ़ा हूँ। अगर आपको बुरा लगता तो मैं अपने स्कूल का नाम सेंट बोरिस स्कूल बोल देता हूँ, सेंट टप्परिस स्कूल बोलता हूँ। तो बड़े खुश होते हैं कि चलो पापा ने ऐसे बोल दिया, किसी को क्या पता लगा। तो 4 क्लास वहाँ तक पढ़ने के बाद फिर जो दृश्य ग्राउंड में जो जैन स्कूल था, फिर हमने वहाँ शिफ्ट कर लिया। तो 4th क्लास के बाद शायद मैं 8वीं क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैंने चूँकि आयुर्वेद कॉलेज के लिए मेरे संस्कृत का ज्ञान मुझे ज़रूरी था, मैं प्रचार स्कूल पढ़ने चला गया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज एंड सो ऑन। उसके बाद आगे ज़िंदगी चलती रही। लेकिन वो जो हमारा स्कूल था, वो ऐसा दौर था जब सिंपलिसिटी को बेवकूफ़ी नहीं कहते थे। सिंपलिसिटी एक मान की चीज़ होती थी, एक इज़्ज़त मान की चीज़ होती थी, क्योंकि सभी लोग सिंपल ही थे। किसी ने धुला हुआ डाला हो, किसी ने प्रेस किया डाला हो, किसी ने नहीं उस तरीके से बना के डाला हो, सब लोग बराबर थे। तो लोगों में प्यार मोहब्बत मिलना जुलना बहुत था, क्योंकि बहुत से लोगों का, ज़्यादातर पॉपुलेशन का ये स्ट्रगल का दौर था। देश के विभाजन को 5-7 साल हुए थे, 10 साल हुए थे। तो सब लोग अपने सिरे से नए अपनी लाइफ को सेट कर रहे थे। और कई बार मुझे ये कहते हुए दुख होता है, मेरा मन भर आता है, मैं पिछले मुड़ के देखता हूँ कि मेरी क्लास के 50% स्टूडेंट, मेरे क्लास फेलोज़, आज कोई इस बात को यकीन नहीं करेगा,
नंगे पाँव आते थे। उनके पास डालने के लिए चप्पल नहीं होती थी, बूट नहीं होते थे, सर्दियों में उनके पैरों की उंगलियां सूजी होती थी, नंगे पाँव थे, पजामा डाल के, कुछ लोग तो फेंटादार कच्छा डाल के आते थे। आज कोई इस बात को यकीन नहीं करेगा। और मैंने गर्मियों में उनको एक पत्थर से दूसरे पत्थर छलांग मारते हुए जाते देखा कि सड़ती धूप में कैसे पैदल चला जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जो लोग आज देश को तोड़ने की ऐसी वो बातें करते हैं ना, वो मुझसे पूछ कर देखें। मैंने लाहौर के हाईएस्ट टैक्स पेयर को, उसके बच्चों को केले की रेडी लगाते देखा है। तो ये ज़िंदगी को किस एहसास से आपने जीना है, किस एहसास से आपने देखना है, ये हमारी जनरेशन से पूछ कर देखो। आज तो युग ये है कि आंखें खोलते ही हर आदमी अमीर है। हमारे बच्चों के पास आंखें खोलते ही कोठी, बंगला, कार, हर चीज़ हाजिर है। पर वो जो स्ट्रगल जिसमें से हमारी जनरेशन निकल के आई है, जितना हार्डवर्क हमारे पेरेंट्स ने किया है हमारी स्कूलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, एक बाप कमाता था, सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा होता था पूरा। आज घर में सभी लोग कमा लें तो एक बच्चे के स्कूल का हमको खर्चा देना मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा डिफरेंस था। और हमारे टीचर्स थे बड़े सादा दिल, सिंपल टीचर्स थे। वो आज तरक्की की जैसे हाई फाई मैडम ने स्कूलों में पढ़ाती हैं ऐसी नहीं थे। वो उन्होंने उर्दू में अपने बच्चों के क्लास के नाम लिखे होते थे, और कोई यस सर, कोई ऐसा बोलना हमको पता नहीं था। हम तो हाजिर जनाब कह के या जय हिंद कह के अपनी रोल कॉल कर देते थे। तो उन टीचर्स का हमारे साथ प्यार भी बहुत था। उन्होंने हमको हमारी किताबें पढ़ाने के अलावा एक और किताब पढ़ाई जिसे बोलते हैं ज़िंदगी की किताब। वो हमारी जनरेशन ने ज़िंदगी की किताब पढ़ी है। हो सकता है हमारे पास पीछे लिखने को, आगे लिखने को डिग्रियां, ये वो ऐसी चीज़ें जो आजकल नई नई चीज़ें चलती हैं ऐसी ना हो। कोई MBA नहीं होता था, कोई कंप्यूटर नहीं होता था, टेलीफोन भी पूरे मोहल्ले में एक होता था। तो हम लोग उस स्ट्रगल के दौर की पैदावार हैं। उस आग में से जल कर हम लोग, हमारी जनरेशन कुंदन बनी है। और देखिए रविंद्र जी ने बताया कि ज़िंदगी की किताब, जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे, देखिए उस समय इंसान थे, इंसान से आज ये हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। लेकिन आज फिर इंसानियत में थोड़ी सी खिलवाड़ होनी शुरू हो चुकी है। इंसान को इंसान नहीं लोग समझ रहे। हमें इंसान को इंसान समझना पड़ेगा, समझना होगा, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके। हर कोई हमारे समाज के लोग हैं, क्योंकि हमें दुश्मन जो है हमारे वही है, चाइना है, हर कंट्री जो हमारे जो बाउंड्री है हिंदुस्तान की उससे बाहर है, हमारे दुश्मनी उन्हें कहेंगे, क्योंकि हमें कभी भी। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि एक ही परिवार में एजुकेशन के कई लेवल हुए। जैसे परिवार के पहले बच्चे थे वो स्ट्रगल के दौर में पड़े हैं, उनके पास इतनी आसाइशें उस वक्त नहीं थी। जो लोगों के पाँव जमते गए, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, उस हिसाब से उसकी एजुकेशन अपग्रेड होती गई। तो एक पहले बच्चे के और बाद के बच्चों के पढ़ाई में एक गैप, एक कल्चरल गैप, सोच का गैप एक साफ तौर पे दिखता था। और देखिए पढ़ाई के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन हम आज ले रहे हैं उससे हटकर भी हमें इंसानियत की ऐसी जो समाज में हमारे लोगों में देश प्यार की भावना पैदा करे, हर इंसान को अपना समझे, ये जरूरी है। सबसे मेरी आप बात से सहमत है रविंद्र जी कि हमें प्यार से रहना चाहिए, हमें समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि चाइना जैसे जो मुल्क हैं जितनी तरक्की है आसमान पर जा रहे हैं, और हमें भी उनसे मुकाबला करने के लिए आपस में प्यार से रहना चाहिए। उसके लिए सामाजिक तौर पर लोगों में कोई नुक्स नहीं है। मैं जहाँ तक मैंने इस चीज़ को समझा है, मैं जब सन 70-71 में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो शाम को हम स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर कॉलेज में बैठते थे। एक माहौल बड़ा वहाँ पर बड़ा लिबरल सा माहौल था। तो उस वक्त हमारा क्या एम होता था कि क्या हमारा टॉपिक होता था, हम आने वाले हिंदुस्तान के सपने सजाया करते थे। मैं अब 16-17 साल का था, तो आज मैं ढलती उम्र में 67 मेरी एज हो गई है। तो 50 साल का गैप, मैं उन चीज़ों को कई बार याद करता हूँ, सोचता हूँ क्या हम उन सपनों को पूरा कर सके हैं। नो डाउट हमारे देश ने तरक्की बहुत की है, हम एटॉमिक पावर बन गए हैं, बहुत कुछ आया है। 1991 के बाद तो लिबरलाइजेशन के बाद तो एक देश बिल्कुल एक तरीके से बदल कर रह गया है। लेकिन क्या हम इंसानी जो कदरें कीमतें हैं उनको संजो पाए हैं? क्या हमारे देश के जो संविधान के फाउंडिंग फादर्स है उस पीरियड को हम जिंदा कर पाए हैं? क्या हमने हमारे देश में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, कोई मिनॉरिटी कम्युनिटी, क्या उस बीच में कोई सामंजस्य बना सके हैं? तो आजकल जो समाज में हम जो कई चीज़ें हम रीनेसेंस कई चीज़ों का देख रहे हैं, वो पहले किए हुए जो सरकारों की गलतियाँ हैं उसके कारण हम ये चीज़ें भुगत रहे हैं। तो मेरी सब देशवासियों से यही प्रार्थना है कि अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, कई बार तो मुझे ये लगता है कि जो ये डेमोक्रेसी है ना हमारे देश में, इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी, इट इज़ टू मच डेमोक्रेसी। हम वेदर वी आर वर्दी ऑफ इट, टू मच डेमोक्रेसी। क्या हमारे सारे राइट्स हैं? हमारी ड्यूटीज़ कोई नहीं है हमारी कभी।
तो उन सपनों को जो हम संजोया करते थे, तो आज मैं देखता हूँ उसमें बहुत चीज़ें हमने हासिल भी की हैं, लेकिन कहीं ज़्यादा उससे ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम रास्ता भटक गए हैं। तो देखिए, रविंद्र जी ने हमें बताया, जहाँ पर बहुत बड़े बयान हैं, रिसर्च करते हैं, इनको हर चीज़ का ज्ञान है। हिस्ट्री में इनका ज्ञान था, इनको नॉलेज थी। मैंने एक बार ट्रिब्यून में देखा था, तो उन्होंने अपना जो कमेंट्स होता है बीच में अपनी स्टेटमेंट दे रखी थी, तो उसी के हिसाब से जब दृष्टि के बारे में पढ़ा था, तो मैं इनके पास यही जानता जब पूछता जहाँ पर पहुँचा, तो मैंने इनसे कुछ बातें की। और ये जो बातें कर रहे हैं वे पुराने शहर की बातें हैं, इंसानियत की बातें हैं। तो फिर कभी हम इनसे मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा वक्त में आप ज़्यादा नहीं देखेंगे, तो फिर हम किसी स्टोरी में दोबारा आपसे मिलेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। कहीं पर चाहे कनेडा में, चाहे USA में, चाहे इंडिया में, कमेंट्स जरूर लिखिए ताकि हमें भी थोड़ा सा हौसला मिले। धन्यवाद रविंद्र जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया।